स्टूडेंट हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 9 के लिए सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यस, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हो तो मैं एक चैप्टर लेके आया था आपके सामने जिसका नाम था फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। वो चैप्टर और ये चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है। मैं अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं है कि उस चैप्टर का 50% कंटेंट इस चैप्टर से एग्जैक्टली मिलता है, राइट? फाइन। नाउ पहले हम ये जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट्स अ बेसिक लॉ, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द कंट्री एंड द गवर्नमेंट, राइट? आई कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सुपीरियर टू ऑल लॉ। सारे देशों का जो कानून होता है सबसे ऊपर संविधान होता है, राइट? एंड इट्स अ बेसिक फंडामेंटल लॉ एंड बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रीमैन एंड द गवर्नमेंट, ठीक है? संविधान ये बताता है कि देश के लोगों को क्या ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स है, क्या उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसी तरह से संविधान ये भी बताता है कि सरकारों को कैसे काम करना चाहिए, सरकारों को कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने देश के लोगों को। ये सारी चीजें संविधान में मेंशन है। सिंपली गवर्नमेंट और कंट्रीमैन को सिर्फ उसे फॉलो करना है अच्छे से, दैट्स इट, फाइन। एक और चीज मैं आपको शेयर की थी, फिर भी वापस बोलता हूं कि अगर कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा कानून है जो देश के लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, संविधान में गलत तरह से मेंशन कर दिया गया है ना, तो उसको निकालना चाहिए, उसको अपडेट कर देना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो ये पावर देश के लोगों के पास भी है कि अगर कुछ ऐसा लॉ है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है, तो टाइम पे उसको मॉडिफाई, अपग्रेड कर देना चाहिए, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू चैप्टर्स, वन इज साउथ अफ्रीका, सेकंड इज इंडिया। हम दो देशों के संविधान के बारे में बात करेंगे, एक साउथ अफ्रीका है, दूसरा इंडिया है। साउथ अफ्रीका में संविधान कब बना, कैसे बना, किन किन लोगों ने उसके लिए फाइट किया, स्ट्रगल किया, वो सब हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे इंडिया में संविधान कब बना, कैसे बना, किन किन लोगों ने उसमें फाइट किया और कैसे संविधान एक्जिस्टेंस में आया, कब आया। फाइन फाइन। लेट अस सी अबाउट साउथ अफ्रीका फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बात है 1950s और 60s की। बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस वाइट थे वो आके सेटल हुए क्योंकि दे लाइक द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड दे सेटल्ड डाउन देयर। नाउ दीस यूरोपियन वाइट्स वर रिच एंड पावरफुल, ये पैसे वाले सब लोग थे। नाउ व्हाट हैपेंड कि बेसिकली दे हैड देयर ओन गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी खुद की सरकार बना ली एंड दे वर रूलिंग द ब्लैक्स, राइट? नाउ एट द सेम टाइम they were like not giving proper rights, not giving proper facilities, not giving proper services to the black people. सारे जो rights हैं, services हैं, facilities हैं, सारा इन्होंने white के लिए रख दिया, black को कुछ नहीं दे रहे थे, है ना? black को कोई अधिकार नहीं दे रहे थे, ना तो voting right दे रहे थे, ना ही वो, मैं ऐसा कह सकता हूँ उनको ना तो अच्छे schools में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाले schools में पढ़ने का अधिकार था, ना गवर्नमेंट जॉब्स थी, है ना? यहाँ तक कि उनको व्हाइट के एरिया में जाना भी अलाउड नहीं था, व्हाइट के एरिया में नहीं जा सकते थे। अगर किसी रीजन से कोई छोटा मोटा काम करना है जो काम व्हाइट नहीं करना चाहते, है ना, वो काम करने के लिए उनको बुलाते भी थे तो उनको पर्टिकुलर परमिट देते थे कि भाई जिसके पास परमिट है वही आए, बाकी नहीं है, ठीक है? तो दिस वाज सिनेरियो। अब अगर सर्विसेज की बात करूं तो जितनी भी ए ग्रेड, ए क्वालिटी की सर्विसेज थी सारी व्हाइट के लिए थी, चाहे बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, hotels, restaurants, libraries, beaches, swimming pool, they all were for white people, white European people. Black के लिए था तो C grade का या थर्ड क्लास क्वालिटी का, जैसे कि poor quality of bus, trains, libraries, schools, hotels, restaurants, hospitals, swimming pool, मतलब क्वालिटी में बहुत जबरदस्त डिफरेंसेस था। इनके लिए अच्छा, इनके लिए बेकार, है ना? There was fully injustice and full inequality between the white and the blacks. White जो थे पूरा अन्याय कर रहे थे blacks के साथ में और पूरा उनके साथ खराब तरह से बिहेव कर रहे थे। This was अब ऐसे सिनेरियो में एक हीरो निकल के आया साउथ अफ्रीका में जिसका नाम था नेल्सन मैंडेला। Yes, ये basically he observed his people's problem. He observed that injustice is happening to the black people. उन्होंने महसूस किया कि जो black लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, injustice हो रहा है, inequality हो रही है, तो उन्होंने आवाज रेज की, right? And what happened? He started protest
he started strikes, and he started putting his point in front of the white European government. उन्होंने अपनी बात रखना स्टार्ट किया व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट के सामने, है ना। अब बेसिकली यूरोपियन गवर्नमेंट को ये अंदाजा आने लगा था कि ये जो है ये मास लीडर बन चुके हैं और पब्लिक उनकी बात मानती है ना, और ये जो बोल देंगे पब्लिक को करेंगे, ठीक है। उनको अंदाजा आने लगा था यूरोपियन वाइट गवर्नमेंट में कह सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने ये जो नेल्सन मंडेला थे इनको 28 साल के लिए एक बहुत फियरफुल ड्रेडफुल प्रिजन था जिसका नाम था रॉबिन आइलैंड, वहां पे उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है। एंड नॉट ओनली हिम, ही वाज हैविंग 7 इंपॉर्टेंट मेंबर्स इन हिज टीम, उनको भी आजीवन कारावास दे दिया इन द ड्रेडफुल एंड फियरफुल आइलैंड कॉल्ड एज रॉबिन आइलैंड, फाइन। नाउ द थिंग वाज people of South Africa like they were inspired and they were motivated by Nelson Mandela, so they keep on protesting, उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा, है ना, from 1950s 60s से लेके they keep on protesting till 2000 I guess 1994, ठीक है। स्ट्रगल चालू रहा। अब हुआ क्या था, साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम इन्होंने एक सिस्टम डाल दिया था जिसको हम कहते हैं एपार्थाइड सिस्टम। अब इस सिस्टम के तहत जो व्हाइट थे और जो ब्लैक थे इन दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था अच्छे लेवल का, जिसे हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब इस सिस्टम के इसके कारण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण व्हाइट को जो मिल रहा था फैसिलिटीज, सर्विसेज, क्वालिटी, वो बहुत अच्छी मिल रही थी, और जो ब्लैक को मिल रहा था सर्विसेज, फैसिलिटीज, राइट्स, क्वालिटी वाज पुअर, ब्लैक को मिल रहा था, राइट। दिस वाज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका। तो दिस इज कॉल्ड एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसे रंग भेद भी कहा जाता है हिंदी में, मतलब कलर के आधार पे किसी के साथ भेदभाव करना, कोई गोरा है तो अपना आदमी है, काला है तो अपना आदमी नहीं है, लाइक दैट वाज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ये चीज बेसिकली लाइक मैं जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि उनके लिए सारी खराब फैसिलिटीज थी या ठीक फैसिलिटीज, है ना, और उनको कोई वोटिंग राइट्स और कोई राइट्स नहीं। यहां तक कि अगर इन लोग को लाइक यहाँ पे किसी काम के लिए जाना था, मतलब ये बुलाते हैं किसी काम के लिए, तो वही लोग आ सकते हैं जिनके परमिट हो, वरना हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि इनका रहना भी अलग होता है, ये अलग एरिया में रहते थे, वो अलग एरिया में रहते थे। इनको अगर इनके एरिया में जाना है किसी काम के लिए तो परमिट लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर व्हाइट अप्रूव करेगा तभी वो जा सकेगा, है ना, फाइन। अब ये सारी चीज, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने नोट किया, और भाई दिस इज व्हाटएवर इज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका, that is no, वो गलत है। That is injustice is happening with the black people and inequality is happening with the black people। तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ने प्रेशर बनाना शुरू किया किसके ऊपर, यूरोपियन वाइट गवर्नमेंट के ऊपर, राइट, फाइन। एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे कंट्री के अंदर, पीपल्स वेयर रेजिंग स्लोगन्स, दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर डूइंग स्ट्राइक्स, ये सब चल ही रहा था, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने इतना इंस्पायर कर दिया था, इतना मोटिवेट कर दिया था कि उनके जाने के बाद में भी लोगों का स्ट्रगल, लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों का स्ट्राइक, है ना, वो चालू है, ठीक है। सो दो तरह से प्रेशर आया यूरोपियन वाइट गवर्नमेंट के ऊपर। क्या, किस तरह से, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहरी कंट्रीज से आया, एक तो वो, और दूसरा इंटरनल प्रेशर जो अंदर के ब्लैक पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, है ना, अपने वॉइस रेज कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो दो तरह से प्रेशर आया। फाइनली इन 1994 दे फ्रीड, उन्होंने आजाद कर दिया नेल्सन मंडेला को फ्रॉम द रॉबिन आइलैंड, एंड ही केम आउट एंड ही बिकेम द मास, एंड ही एज ही वाज मास लीडर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब सीन ये हुआ कि ही वाज सच ए मैच्योर गाय। अब उनको एक अंदाजा आ चुका था कि भाई अगर मैंने डिसीजंस कुछ गलत लिए, अगर मैंने व्हाइट के साथ अन्याय किया या ब्लैक को भड़काया इनके अगेंस्ट में, तो भी गलत हो जाएगा। तो ही वाज सच ए मैच्योर गाय, ही वाज सच ए गुड गाय कि उन्होंने बोला कि अब हम देश का, साउथ अफ्रीका के देश का एक संविधान बनाते हैं जिसके तहत व्हाइट एंड ब्लैक बोथ विल बी इक्वली ट्रीटेड, है ना, द जस्टिस, द इक्वलिटी विल बी इक्वल फॉर बोथ, ठीक है। अब इन्होंने संविधान बनाया नेल्सन मंडेला ने, व्हिच वाज इक्वल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक को ये बोला, ये समझाया कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, जो व्हाइट ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, उसको ध्यान में मत देना, so that we can have a good country, peaceful country, and we can live together for a longer period of time, है ना। ये चीज ब्लैक को समझ में आई, and they also understood, and
this was one of the great example of, I can say, democracy. So like डेमोक्रेसी का बहुत शानदार एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका ने एक पार्टी भी, उनकी पार्टी भी थी साउथ अफ्रीका में जिसको कहते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। अब उस पार्टी में भी कुछ जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसमें कुछ वाइट थे, तो उन्होंने कहीं ये भी एग्जाम्पल ये समझाया कि देखो हम सब थे, वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट, है ना, बट अलोंग विद अस few good white peoples were also there. So he tried to balance the things, you know, and finally South Africa became a very good example of democracy, and it became a democratic and republican country, right? Fine. So this was the I can say one important point related to South Africa. और साउथ अफ्रीका में संविधान बना, अच्छे से बना और सब लोग ढंग से आज भी रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, प्लीज कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। उससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एंड चैप्टर। अब इंडिया का संविधान था वो एक्चुअली बनना स्टार्ट हो गया था 1946 में। 1946 में बनना स्टार्ट हो गया था, तो एंड बाय 1947 ब्रिटिशर्स गिव द फ्रीडम टू इंडिया, है ना, एंड दे वेंट। तो बनते 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 1946, 1947, 1948, 1949 आते आते 30 नवंबर और आई कैन से 26 नवंबर 1949 को इंडिया का संविधान बनके रह गया। लेकिन इन्होंने उसको फोर्स में नहीं लाया, ये जो हमारे जो टॉप लीडर्स थे, है ना, उन्होंने उसको they didn't brought constitution to existence. They brought the constitution to existence on 26 January 1950. तो तकरीबन मैं कहूँगा 3 साल लगे थे भारत के संविधान को बनने में। अब कौन कौन लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया? बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, HP पुरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, ये लोग और भी बहुत सारे लीडर्स थे और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उसको फ्रेम करने में, उसको कंस्टिट्यूट करने में, है ना। ना ये लोगों ने आई कैन से अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सब शेयर किया एंड दे फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके साथ साथ में कई और लीडर्स भी थे, आई कैन से रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स, social activists, cultural leaders, many advocates were there, businessmen were there, I can say many religious heads were there. They also contributed in the formation of Constitution of India. ठीक है, इस तरह से भारत का संविधान एग्जिस्टेंस में है, right? I hope you understood. Fine. Now, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में, again I will repeat, भारत का संविधान बहुत सोच समझ के बनाया गया है ताकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबका टेक केयर हो सके। हाँ, कुछ वैसे पॉइंट्स शायद हैं जो इरेडिकेट कर देने चाहिए टाइम के हिसाब से, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इरेडिकेट नहीं होगा तो लाइक फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। दैट इज नॉट गुड बिकॉज सर्टेन थिंग्स सोच के बनाई थी उस जमाने के हिसाब से, उस सदी के हिसाब से, है ना, उस डिकेड के हिसाब से। तो अब जब टाइम बदल रहा है तो चीजें में बदलाव आ रहा है, तो वी हैव टू कीप ऑन मॉडिफाइंग, वी हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब हमारा संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट, वो हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो हमारा प्रीएम्बल जो है उसमें हमारे संविधान के पॉइंट्स शॉर्ट में समराइज कर देते हैं, है ना। और ऑल्सो प्रीएम्बल इज नथिंग बट इट्स अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान की आत्मा है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है डिटेल में उसको शॉर्ट में समराइज करके प्रीएम्बल में डाला हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे प्रीएम्बल में, लेट अस सी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे प्रीएम्बल में, लेट अस सी। फर्स्ट इज सोवेरेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत के इंटरनल मैटर्स में कोई भी बाहर की कंट्री दखलंदाजी नहीं करेगी, नोबडी विल इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेक्युलर। मतलब क्या? मतलब ये कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट डजंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत सरकार का, भारत देश का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट इज आई कैन से इज ट्रीटिंग ऑल द रिलीजियस
इक्वली, ठीक है, किसी का भेदभाव नहीं करती है, किसी के साथ बायस नहीं है ना। सो दैट द पॉइंट। और जिसको जो रिलीजन अच्छा लगता है वो फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो रिलीजन अच्छा लगता है दे कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। दिस सेक्युलरिज्म, दैट सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या? मतलब ये कि जो देश की संपत्ति है, जो देश के रिसोर्सेज हैं, वो भारत के हर नागरिक के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ऐसा नहीं कोई ज्यादा ले गया कोई कम ले गया, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज व्हाट? डेमोक्रेसी इज नथिंग बट गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब देश की जनता देश की सरकार चुनेगी, देश की जनता इलेक्ट करेगी अपना पसंदीदा लीडर, अपनी पसंदीदा पार्टी। गॉट द पॉइंट? यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। The person who is capable, who is liked, or who is appreciated by all the citizens, that person will become the Prime Minister of India, that person will become the Chief Minister of the state, or I can say that person will become the President of the country. I hope you understood, right? Democracy is very important. मैं आपके सामने full fledged चैप्टर लेके आ रहा हूँ डेमोक्रेसी पे, ठीक है, फाइन। Then one more important point is fraternity. Fraternity. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि we all will live with brotherhood. हम सब भाईचारे के साथ रहेंगे, कोई किसी का झगड़ा नहीं करेगा, और कोई अपने धर्म को बड़ा और दूसरे धर्म को छोटा नहीं बताएगा, राइट? वो नहीं होगा, ठीक है, फाइन। दैट इज फ्रेटर्निटी। ऐसा नहीं कि भाई मेरा धर्म है तो बड़ा है, आपका धर्म छोटा है, आपका धर्म बेकार है, ये नहीं करेगा, ठीक है। हम सब भाईचारे के साथ रहेंगे और यूनिटी के साथ रहेंगे, ठीक है, फाइन। यूनिटी, यूनिटी इज नथिंग बट हम मिलजुल कर रहेंगे, हम एक देश के नागरिक हैं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन बाहर वाला आएगा तो उसको मजा चखा देंगे, राइट? उसको नहीं हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी कर देंगे। यूनिटी, हम वी आर वन, राइट? ठीक है, फाइन। देन इट्स व्हाट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, जस्टिस, सबके साथ न्याय बराबर होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पैसे वाला है, ताकतवर है, उसको भाई आपने सब फेवर कर दिया, सब उसके फेवर में सब बातें कर दी, और कमजोर है, वीक है, गरीब है तो उसके साथ आपने अन्याय कर दिया। नो, जस्टिस, जुडिशियल सिस्टम विल बी इक्वल फॉर ऑल, इट विल बी इम्पार्शियल, इट विल बी इंडिपेंडेंट, है ना? दिस इज जस्टिस। देन नेक्स्ट इज आपका इक्वलिटी, ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली, सबका कानून के सामने सब बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर, ठीक है। कानून ये नहीं देखेगा पैसे वाला है, अमीर है, गरीब है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है ना, लाइक मॉडर्न है, या मैं कह सकता हूँ रूरल का पर्सन है, गांव का आदमी है। नो, इन द फ्रंट ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, नोबडी इज हाई और लो, नोबडी इज रिच और पुअर, ठीक है, कुछ नहीं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रियम्बल में शॉर्ट लिखे हुए हैं, राइट? फाइन। प्रियम्बल इज नथिंग बट एज आई सेड यू, इट्स नॉट सोल द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? आई होप मैं आपको बताने में सफल रहा हूँगा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कब ये फ्रेम हुआ और किन किन लोगों ने एफर्ट डाला। वहाँ पे जो लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका में थे, नेल्सन मंडेला और उनकी टीम, यहाँ पे लीडर्स हमें बताई है ना। सो आई एम कंक्लूडिंग माय चैप्टर हियर, द चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। So keep watching, keep liking and keep subscribing my channel so that you can